जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। आज हम एक नई शुरुआत के साथ, जी हाँ आप सही सुन पा रहे हैं, एक नई शुरुआत के साथ सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने इकोनॉमी का बेसिक पढ़ लिया है, इकोनॉमी रिवाइज कर ली है, परंतु क्वेश्चन उठता है कि सर एमसीक्यू कहाँ से लगाएं। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट की है 1000 प्लस, कितने 1000 प्लस आपके एमसीक्यू मैं डिस्कस करूंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना हो सके एजुकेशन बायर परिवार को विस्तार देने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इसमें जो हम ले रहे हैं ये दृष्टि की जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आती है, ठीक है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और इसमें आप देखोगे प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज भी आती है, आप भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये अगर हम देखें किन परीक्षाओं के लिए है, तो ये विभिन्न परीक्षाओं जैसे आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, यूजीसी, एनटीए, नेट में अभी तक के पूछे गए प्रश्न लगभग आप देखोगे 1200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपसे चर्चा किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, आपसे न केवल एमसीक्यू बल्कि इसकी व्याख्या को भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं एक और आपको बात बता दूं, ठीक है, क्वेश्चन लेने से पहले ये सीरीज आपको हर एक फैक्टर पे मिलेगी। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के अलावा हिस्ट्री, हिस्ट्री के हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके हमने पीवाईक्यू करवा दी हैं और लगभग 1000 प्लस ही मैंने आपसे पीवाईक्यू करवाए। लगभग 13 क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। इन सब के साथ साथ मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ अब जो हम देखेंगे इसमें वो एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो क्लास आपकी लगातार चल रही है, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। वहाँ पर भी हमारा टारगेट यही है कि 1000 प्लस आपसे एमसीक्यू चर्चा के बिंदु बनाते हैं, ठीक है। हम इस क्लासेस में न केवल आपसे एमसीक्यू केवल आंसर देखने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन आंसर, बल्कि इन सब के अलावा हम आपका एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन भी करवाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन भी करवाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आप सही सुने, उसमें 4 विकल्प होंगे, चारों विकल्पों का हम देखने का प्रयास करेंगे क्यों सही है क्यों नहीं सही है। तो समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आई होप आपको विजुअल हो रहा है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिएगा। देखिए, क्लास की कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ये लगभग मैं आपको बता दूं ये 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा भी जा सकती है। पेशेंट बना करके रखिएगा। यहाँ पर न केवल आप एमसीक्यू लगाएंगे बल्कि एमसीक्यू के साथ आपको रिवीजन भी किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर बताने का सेल्फ भी अपने आप देखिएगा क्योंकि आपने रिवीजन कर लिया है चीज़ों का, अब एमसीक्यू की तैयारी है, तो रणभूमि में उतर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? किसके साथ? समष्टि अर्थशास्त्र। देखो शब्द यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला है राजकोषीय नीति, दूसरा है मौद्रिक नीति, तीसरा है मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति, चौथा है सरकारी बजट। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। बताइएगा आप भी राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आइए मैं आपको बताता हूँ सर कैसे। देखिए, जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं
तो 2 अर्थव्यवस्थाओं को आप पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कितनी 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आप पढ़ते हैं। एक अर्थव्यवस्था होती है समष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था, और एक होती है व्यष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, पढ़ते हैं कि नहीं। समष्टि अर्थव्यवस्था में हम सभी को ऐड करते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में केवल एक कंपनी, केवल एक को हम ऐड करते हैं। वो एक कोई कंपनी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है। परंतु समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इकोनॉमी के लगभग हर एक फैक्टर को कवर करते हैं, चाहे उसमें राजकोषीय नीति हो, मौद्रिक नीति हो, मुद्रास्फीति हो, सरकारी बजट हो, भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, एक्सचेंज रेट हो, ठीक है, मनी की सप्लाई हो, इन सब के अलावा बेरोजगारी हो, रोजगार हो, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सेक्टरों को हम इसके अंतर्गत रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें चारों बातें आपकी ठीक हैं। इट्स क्लियर या नो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, दो नंबर। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्पर्धा, बी एका अधिपत्य, सी एका अधिकारी स्पर्धा, और डी अल्पा अधिकार। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर को बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया जो आपसे है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये कह रहे हैं जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक है। देखो बेचने वाले क्या हैं, अधिक है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न भिन्न मिलती जुलती वस्तुएं क्या है वो बेचने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर जब अधिक होते, देखो मान लो ए बी और सी, ऐसी स्थिति में अगर मान लो ये 3 है तो ये 3 किसी वस्तु का एक पार्टिकुलरली फिक्स रेट कर देंगे कि 50 रुपीज़। ठीक है, अब मान लीजिए अब इनके अलावा, ठीक है, बी सी के अलावा डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, जी भी आ गया, एच भी आ गया, आई आ गया, जे आ गया। अब इतने लगभग ये 10 हो गए। तो अब इसमें क्या है 50 रुपीज़ नहीं रहेगा, याद रखना, क्योंकि कोई कहेगा भाई आपका 45 में भी ले लो, कोई वस्तु बेचने वाला है, कोई कहेगा 40 रुपीज़ में ले लो। मतलब जब अधिक विक्रेता होते हैं तो आप देखोगे पूर्ण स्पर्धा हो जाती है। इट्स क्लियर है ना। और बाजार का अपना नियम है कि आपको स्पर्धात्मक चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, और मार्केट में वही टिक पाता है जो प्रतिस्पर्धा में पड़ पाता है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पाद में जिस तरह परिवर्तन होता है उसे कौन से सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे को कोल्ड हो रहा है, कफ हो गया, कोल्ड हो रहा है, कफ तो खैर नहीं है लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पाद में जिस परिवर्तन होता है उसे कौन से नियमन के रूप में जानते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है। कौन आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे थे, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मैं फिर पुनः पढ़ देता हूँ क्वेश्चन एक बार। देखिए फ़ोन आ गया था स्टूडेंट्स, जो कि आपने भी उसकी रिंगटोन सुनी तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पाद में जिस तरह परिवर्तन होता है उसे कौन से नियत के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए पैमाने का प्रतिफल, बी ह्रासमान प्रतिफल, सी वर्धमान प्रतिफल, और डी स्थिर प्रतिफल। वीडियो को पॉज कीजिएगा और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि पैमाने का प्रतिफल के रूप में इसको रखा जाता है। ठीक है, जब सभी आकूत के जो समानुपात है उसमें जब वृद्धि हो जाती है तो उसके निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है। ठीक है, और इससे प्रतिफल को दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि करती है तो उससे उत्पादन फलन पैमाने में वृद्धिमान प्रतिफल प्रदर्शित दिखाई पड़ता है। तो खास तौर पर आप देखोगे इसका समानुपाती ही परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़ता है, आप इसको कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा माइक को सही कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, वस्तु की मांग किसको निर्देशित करती है, मतलब वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है उस वस्तु की इच्छा, बी है उस वस्तु की आवश्यकता, सी है उस वस्तु का मांगा गया परिणाम, डी है किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी वस्तु की निश्चित जो मांगा गया परिणाम है उस पर यह डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए जब आप कहते हैं कि सर एक निश्चित दौरान पर मांगी गई जो परिणाम है अगर वही नहीं मिल पा रहा, जैसे आप मान लीजिए डिमांड कर रहे हैं सर 100 गुड्स की। ठीक है, 100 गुड्स की आपको डिमांड है और सप्लाई आप कर रहे हैं सर कितनी, 90 गुड्स की। तो इस स्थिति में जो आप देख रहे हैं 10 गुड्स हैं, इनके चलते 10 गुड्स के चलते क्या हो जाएगा, 10 वस्तुओं के चलते जो आपके प्राइस हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है और डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो रही है। तो इसका ये बनेगा। ठीक है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो इससे क्या होगा, इसके चलते प्राइस जो होंगे आपके किसी भी गुड्स के प्राइस जो होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। तो क्या है, और ये ऐसा भी ध्यान रखना ये परमानेंटली नहीं है, ये परमानेंट नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए ये क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसको क्या है ध्यान में रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल, देखो अपवादित जो अपवादिक मांग वक्र के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दाहिनी और ऊर्ध्वाधरमुखी, अभी बताएंगे आपको कैसे बनता है ये। ठीक है, दाहिनी और ऊपरी मुखी, क्षैतिज, और डी है बाईं और ऊपरी मुखी। आप देखोगे जब आप मांग वक्र की बात करते हैं, जब डिमांड साइड की बात करते हैं, तो आप इस वक्र को देखिएगा। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऐसे ये जाएगा, कभी नीचे गिरेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा, कभी, ठीक है, ये इस तरीके से चलता है कि नहीं, तो कभी ऐसे जाएगा। तो हमेशा आपको देखोगे तो ये जो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आप देखोगे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं आप दाहिनी और ऊपरी मुखी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि दाहिनी और अधोमुखी नहीं होता है। डिमांड साइड ऐसे बढ़ती है सर, यहाँ से ऐसे करती करती ये डिमांड साइड चलती है ऐसे। ठीक है, ये डिमांड साइड चलती है ये वाला, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बाईं ओर नहीं होता है, क्षैतिज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप देखोगे बी हो जाएगा। क्योंकि किसी वस्तु की गंभीर कमी होती है तो उस स्थिति में वस्तु के दाम बढ़ने लगते हैं और जिसके बावजूद मांग भी बढ़ने लगती है। इसको अपवर्ड मूव कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, अपवर्ड मूव कहते हैं। अपवर्ड मूव, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपका 7। ये कह रहे हैं वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है क्या कहलाता है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है।
ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, बी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, सी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, डी सम सीमांत उपयोगिता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज कीजिएगा, चैनल बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे ए। क्या हो जाएगा सर? स्टेटमेंट आप इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती है वो इसके अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ें हो गई। क्योंकि एक साधन को दूसरे साधन में आप देखोगे स्थान पर प्रयोग की क्षमता की योग्यता से तकनीकी का प्रतिस्थापन होता है और इसी को सीमांत दर कहते हैं। ठीक है, यही तो आपको समझना है सीमांत दर, तो मैंने आपको बता दिया, और कुछ इसमें समझने के लिए आपका है नहीं। आइए क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको जरा समझते हैं। देखिए, पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबंध है? अब देखो, कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबंधित है। ठीक है, आपने जब आप पढ़ते हैं इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में कई ऐसे फैक्टर को देखने का प्रयास करते हैं। तो उसमें कई ऐसे फैक्टर को देखने का प्रयास आप करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं उसी पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है आपसे कृषि और सेवा सेक्टर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्रम से प्राथमिक और तृतीय, बी क्रम से प्राथमिक और द्वितीय, सी क्रम से तृतीय एवं द्वितीय, डी क्रम से द्वितीय एवं चतुर्थ। देखो, राइट आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन हमें केवल ए ही नहीं समझना है। याद रखना, हम यहाँ पर केवल आंसर नहीं, आंसर के साथ साथ हम यह भी रिवीजन भी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपने इकोनॉमी का रिवाइज तो किया, लेकिन एक बार एमसीक्यू के साथ भी तो रिवीजन कर लीजिएगा। एमसीक्यू मतलब एजुकेशन वायर सिविल सर्विसेज के साथ भी आप रिवीजन कर लीजिएगा और एमसीक्यू भी सोल्व कर लीजिएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये किन क्षेत्रों की बात की गई है। ठीक है, जब इकोनॉमी सेक्टर आप बात करते हैं, क्या बात करते हैं स्टूडेंट्स? इकोनॉमी के सेक्टर की आप बात करते हैं। तो जब आप इकोनॉमी सेक्टर को देखते हैं तो इसमें कई ऐसे सेक्टर को आप देखते हैं। खास तौर पर आप तीन को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखोगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। एक एग्जांपल दूंगा, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला है सर आपका जैसे एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या है सर? एग्रीकल्चर आपका, ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, खनन भी इसी में आएगा, कोयला वगैरह इसी में आएगा। ठीक है, इन सब के अलावा सेकेंडरी सेक्टर की बात कर ले। मान लीजिए कृषि थी, देखिए ज़रा, कृषि थी, या मान लीजिए आपने खनन, जो प्राकृतिक संसाधन थे, नेचुरल जो रिसोर्स थे, वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। आपने यहाँ से क्या किया? लोहा निकाला। क्या निकाला? लोहा आपने निकाला सर। लोहा निकाल करके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में लेके सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं इसकी सेकेंडरी सेक्टर में। अब यहाँ पर आपने क्या कर ली? लोहे को पिघलाया मशीनों के द्वारा, तो आपने एक बस बना दी। क्या बना दी? बस बना दी, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से प्राइमरी सेक्टर से निकाला गया है, बस इसकी बना दी गई है। अब ये बस क्या चलेगी? रोड पे चलेगी सर। जैसे ही रोड पे चलेगी तो ये सर्विस सेक्टर में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी? सर्विस सेक्टर में आ जाएगी। इसको सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आप रखोगे, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत रखोगे। तो सेवा सेक्टर को इसके अंतर्गत रखते हैं। इन सब के अलावा आप देखोगे चतुर्थ भी होता है सर। ठीक है, और पंचम भी होता है। चतुर्थ में आप साइंस को रखते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट को रखते हैं। और पांचवें में रखते हैं जो आपके देश की पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी मेकर। ठीक है, पॉलिसी मेकर को आप रखते हैं। जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जैसे पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं। तो ये 5 फैक्टर होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या कह रहे हैं ये?
एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, यहाँ पर एक टर्म बोला है इन्होंने, एक शब्द को रेखांकित कर दिया मानव पूंजी, और बेहतर व्याख्या इसकी करनी है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है। पहला, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। दूसरा, देश में लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। तीसरा, गोचर धन का संचय होता है। और चौथा, अगोचर धन का संचय हो पाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं या है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं मानव पूंजी। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है आपका, आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट ठीक है और चौथा स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो जहाँ पर पहला होगा वो कट हो जाएगा, ये नहीं हो सकता आंसर, और ये नहीं हो सकता। दूसरा इसका ठीक है, परंतु चौथा भी इसमें ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अब मैं बात कर लेता हूँ मानव पूंजी को लेकर के। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं गोचर और अगोचर के बारे में। ठीक है, आपने ये तो कर लिया है, लेकिन आइए थोड़ा सा गोचर अगोचर के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर है गोचर, इसको बोलते हैं विजिबल। ठीक है, क्या बोलते हैं? विजिबल, मतलब एक तरीके से आपको दिखाई देता है, ये एक विजिबल है। ठीक है, गोचर धन वह होता है जो आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या ली है, एक थार ले ली, आपने मान लीजिए एक 100 गज का प्लॉट ले लिया, आपने मान लीजिए एक बंगला ले लिया, आपने बाइक ले ली, आपने ऑडी ले ली, ठीक है, आपने मर्सिडीज ले ली, कोई गाड़ी ले ली, गोल्ड ले लिया, फ़ोन ले लिया, आईफोन 16, जो भी आप ले रहे हैं। ठीक है, आपने ले लिया, तो ये क्या है? गोचर धन है, मतलब दृश्यमान, देखने वाला, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर या नो? तो इसलिए आपका तीसरा तो गलत है, मानव पूंजी तो ये है नहीं। अगर आप पहले की बात कर ले, वो है किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी संचय कर पाते हैं। देखो ये अधिक पूंजी संचय कर पाते हैं ऐसा नहीं है, अधिक पूंजी संचय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है। व्यक्ति मान लीजिए पढ़ के अच्छा नॉलेज ज्ञान करके या फिर डॉक्टर बन के घर भी तो बैठ सकता है ना, या फिर फ्री में भी तो वो काम कर सकता है। अगर वो संकल्प ले ले कि मुझे किसी से 1 रुपया नहीं लेना है, और जो मैंने पैसे लगाए MBBS डॉक्टरी में, ठीक है, मैं शुरू के 1 साल में अपनी जितने भी मेरी खर्च हुआ है वो मैं लौटा करके उसके बाद में मैं फ्री में लोगों का इलाज करूँगा, कॉस्टली फ्री। कोई मुझे गिफ्ट के रूप में अगर 500 रुपये देगा, या जो भी गिफ्ट के रूप में मुझे अमुक धनराशि देगा अमुक व्यक्ति, तो मैं उसको ले लूँगा, परंतु मैं किसी से कोई फीस नहीं लूँगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कर रहा है, तो इससे कोई निश्चित थोड़ा ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों सही है? ये कहता है कि देश के लोगों की ज्ञान, किसमें? ज्ञान में, और कौशल स्तर व क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना, बिल्कुल ये बात एकदम सही है। इससे क्या होता है, जो ह्यूमन कैपिटल होती है, तो इससे लोगों के ज्ञान में और कौशल स्तर में आप देखोगे वृद्धि हो पाती है। ये बात एकदम सत्य है। ठीक है, अगर आप चौथे की बात कर ले, अगोचर धन का संचय होता है। अगोचर मतलब आप देखोगे जिसमें नॉलेज होती है, तो वह आप देखोगे दिखती तो नहीं है भाई, मुझ में अगर नॉलेज है तो आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। तो इसलिए आप देखोगे चौथा स्टेटमेंट ठीक है, मतलब कि मैं कहूँगा कि खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान, चलने के लिए सड़क, सोच के लिए शौचालय, पढ़ने के लिए विद्यालय, जाने के लिए चिकित्सालय, अगर जिसके पास है और गुणवत्तापूर्ण चीज़ें अगर उसमें हैं, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रोजगार अगर मिलें, तो उससे व्यक्ति का आप देखोगे क्या हो जाएगा, एक पूंजी के रूप में निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है, सी, केवल निर्यात होता है, डी, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, परंतु इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है।
बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है क्लोज इकोनॉमी। उस इकोनॉमी को कहते हैं जो आप देखोगे, अगर क्लोज इकोनॉमी को देखें, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, वह अर्थव्यवस्था होती है ना ही तो उससे एक्सपोर्ट हो रहा है और ना ही इंपोर्ट हो रहा है। ना ही तो एक्सपोर्ट होता है और ना ही इंपोर्ट होता है, दोनों में से कुछ नहीं होता। जैसे अगर आप कहेंगे कि सर इसका उदाहरण देके दिखाइए, तो इसका जो एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो इसका एग्जाम्पल आप सीमित मात्रा में बता रहे हैं। हालांकि ऐसा विश्व में कोई कंट्री नहीं है, कोई देश नहीं है जिसका एग्जाम्पल हम ले सकें, परंतु फिर भी हम आपको एक एग्जाम्पल ज़रूर दे देंगे। इसमें नॉर्थ कोरिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब किम जोंग उन, ठीक है। उसका भी हालांकि आप देखोगे सीमित मात्रा में चाइना के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बट पूरे वर्ल्ड के साथ में वो ओपनली नहीं है। जैसे भारत की बात कर लें, भारत आप देखोगे 1990 और 91 से पहले की बात कर लें, मतलब LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पहले, तो आप देखोगे इसके पहले आप देखोगे भारत भी कैसा था, एक क्लोज इकोनॉमी की तरफ बढ़ा हुआ था। हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होते थे, मतलब कि वो स्थिति देखने को मिलती है कि किसी भी भारत नागरिक के पास में अगर डॉलर भी मिल गया ना तो उसको पुलिस ले आती थी पकड़ के, ठीक है, ये कहाँ से आया है, क्योंकि उसको एक्सेप्टेबल नहीं था। परंतु LPG के बाद में 1991 के बाद में आप देखोगे ये चीज़ें हुई, तो इसको हम रखते हैं। अर्थव्यवस्था पर आप जैसे समाजवादी देखते हैं, मिक्सड इकोनॉमी देखते हैं, पूंजीवादी देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था देखते हैं, ठीक है, मार्केट पर आधारित देखते हैं, खुली अर्थव्यवस्था देखते हैं। अगर हम इंडियन अर्थव्यवस्था की बात कर लें, इंडियन इकोनॉमी की बात कर लें, तो इंडियन इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी है। कैसी है? ओपन इकोनॉमी के रूप में इसको रखा गया है। भारत आप देखोगे एक्सपोर्ट भी करता है प्लस इंपोर्ट भी करता है। इट्स क्लियर या नो? तो भारत दोनों चीज़ें आपको करता हुआ प्रतीत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, थोड़ा मेरे को कोल्ड हो रहा है, ठीक है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, परंतु मैंने जब एक बार स्टूडेंट्स में कमिटमेंट कर देता हूँ ना तो फिर पीछे नहीं हटता, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे उत्पादन किसी व्यक्ति की वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, करते हैं, मतलब कैसे वस्तु की मांग प्रभावित हो सकती है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। बताइएगा आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट है वस्तु की कीमत, दूसरा है उपभोक्ता की आय, तीसरा है संबंधित माल की कीमतें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1। यहाँ पर क्या है, वस्तु उत्पादन की, ठीक है, उत्पादन किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की वस्तु की मांग को प्रभावित कौन कौन करेगा। देखो सो सिंपल सी बात है, आप देखोगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीनों बातें इसमें ठीक है, पहला भी स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि उत्पादन किसी व्यक्ति की वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, करते हैं, तो उसमें कई फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होंगे? बिल्कुल, वस्तु की कीमत तो होगी सर, प्राइस क्या है। अब मान लीजिए आपने 10 रुपये की वस्तु की कीमत रख दी 50 रुपये, तो सर कमी लोग परचेज करेंगे या नहीं, तो ये भी है एक फैक्टर। दूसरा है उपभोक्ता क्या है, बिल्कुल सही बात है। आपकी आय मान लीजिए 20,000 रुपये है, कितनी, 20,000 रुपये आपकी पर मंथ है, तो आप क्या ये अपेक्षाएं करते हैं कि आप 25,000 रुपये पर मंथ खर्च कर देंगे? क्या आपकी अपेक्षा है? नहीं ना। अब मान लीजिए आपकी आय 50,000 रुपये है, तो क्या आप 25,000 रुपये खर्च नहीं करोगे? बिल्कुल कर दोगे। तो यही भी क्या है, आप देखोगे कीमत स्तर को घटा और बढ़ा देते हैं। संबंधित माल की कीमतें, बिल्कुल ये बात ठीक है। रॉ मटेरियल कितना है, ठीक है,
अगर रॉ मटेरियल आपको सस्ता मिलेगा तो थोड़ा सस्ता। इन सब के अलावा, ठीक है, इसका आंसर तो डी है। इन सब के अलावा और क्या क्या हो सकता है वस्तु की कीमत को, ठीक है, इन सब के अलावा और क्या क्या हो सकता है वस्तु की कीमत में, ठीक है। आप देखोगे सर टैक्स कितना है, ठीक है, टैक्स भी है। और इंटरनेशनल जो मार्केट है वो भी इसमें डिसाइड करती है। इन सब के अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब कि वैश्विक स्तर पर डिमांड टू सप्लाई, अगर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो कीमत बढ़ेगी और घटेगी, ठीक है। इन सब के अलावा मार्केट के अंदर पैसे की सप्लाई, मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई, तो एक ये भी इसके अंतर्गत क्या है, इसमें एक फैक्टर के रूप में रखा गया है। ऐसे कई फैक्टर हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक कि आप देखोगे रॉ मटेरियल यहाँ पर है, ठीक है, और माल यहाँ पर आप देखोगे फैक्ट्री यहाँ पर है। अब इसको यहाँ पे मान लीजिए कि 400 मीटर या किलोमीटर तक ये माल कच्चा जाता है जब जाकर के इसको फैक्ट्री में। अब मैं कहूँ रॉ मटेरियल यहाँ पर है और मैं कहूँ 100 किलोमीटर पे ही मैं एक फैक्ट्री बनवा दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी लागत क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कॉस्ट भी एक बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, कैसी सर, निःशुल्क। मान लीजिए सरकार ने कोई वस्तु जनता को क्या कर दी है, उपलब्ध निःशुल्क कराती है। जैसे भारत सरकार के द्वारा ऐसे टैबलेट बांटे गए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, ठीक है, फ़ोन बांटे गए, इलेक्ट्रिकल्स डिवाइस दी गई, ठीक है, BA MA MCOM वगैरह वगैरह VSC वगैरह स्टूडेंट्स को, ठीक है, दी गई। जो पोस्ट ग्रेजुएट थे और अंडर ग्रेजुएट उनको दिए गए। इट्स क्लियर या नो। तो आप ये पूछ रहा है उसमें क्या होगा। अब आपको मिल गई, आपने तो पे नहीं दिए लेकिन आपको तो चीज़ें मिल गई, ठीक है। चलिए अब उसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए पहला है विकल्प लागत शून्य हो जाता है, B विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है, C विकल्प लागत को उत्पादक के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है, D विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है। अब बताइएगा इसमें सही व्याख्यान कौन सा करता है और कौन सा नहीं करता है, ठीक है, बताइए। गाइज इस क्वेश्चन के बाद मैं क्लास को मजबूरीवश रोक रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी रिफॉर्म होगी मैं कल आपको ये सेशन आवश्यक रूप से उपलब्ध कराऊंगा। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। आप देखोगे जब मान लीजिए मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो C है लेकिन मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझना है हमें। क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए एक A है और एक B है। मैं कहता हूँ आप है सर, जो भी इस वीडियो को देख रहा है मान लीजिए आप हैं, ठीक है। आपने किसी के लिए गिफ्ट लिया है, मान लीजिए एक फ़ोन आपने ले लिया है सर ये, ठीक है, कोई बुक मान लीजिए, फ़ोन मान लीजिए, जो आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने फ़ोन लिया है, आप अगर वो हैं तो अपने फैमिली में किसी को या अपने दोस्त को या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको भी आप देना चाहते हैं, ठीक है, गिफ्ट आप देना चाहते हैं। आपका गिफ्ट है सर ये 50,000 रुपये का, ठीक है, 50,000 रुपये का। इट्स क्लियर। आपने पे कर दिया। आपको देना है, आपका नाम A था, आपको देना है सर B को, ठीक, B को ये गिफ्ट देना है। आप ले गए और गिफ्ट B को दे दिया। अब आप बताइए, यहाँ पर मुझे एक बात आपसे पूछनी है, क्या B ने कोई पे किया, ये मुझे बताइए बस। B ने कोई पे किया, नहीं किया। किसने किया पे? पे जो किया है वो A ने पे किया है, ठीक है, A ने क्या कर दिया है, पे कर दिया। और जब A ने पे कर दिया है तो यहाँ पर अब B की करना तो B को चाहिए था वास्तव में, क्योंकि वस्तु डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके पास, B के पास पहुँची, तो B को पैसा देना चाहिए, परंतु B पैसा नहीं दे रहा है, A पैसा दे रहा है, मतलब आप पैसा दे रहे हैं। और जब आप पैसा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को आंतरित कर दिया गया, मतलब उसको आंतरित कर दिया गया जिसको आपने गिफ्ट दिया था। इट्स क्लियर है नो स्टूडेंट्स। मेरी तबीयत ना सही होने के चलते, ठीक है, मेरी नोज़ी भी रन हो रही है, ठीक है,
तो अगला जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन बहुत है मेरे पास में, ठीक है, याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत है। ये तो आपकी पहली क्लास है, मैंने जो आपसे वादा किया है ना वो मैं पूरा ही करूँगा, उसको आप निश्चित ही देखते रहेंगे, ठीक है। ये लगभग इसमें 96 क्वेश्चन मैं लूँगा, ठीक है। ये आपको पेपर देंगे हम एक, इसमें आप जो चाहिए मन में आए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लासेस में स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली किसी क्लासेस में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।